बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हमारा एक अमूमी तौर पर फार्मर का एक लम्हा रहता है, एक शिकायत रहती है कि उनके फार्म पे सीमन के इस्तेमाल से बछड़े बहुत आते हैं, वच्छियाँ जो हैं वो आती नहीं हैं। फार्म बनाया है तो वो कट्टों का फार्म बन गया है या वो बच्चों का फार्म बन गया है, वच्छियाँ नहीं आती। मैंने तो कई फार्मर ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं कि हमारे फार्म पे 70% बच्चे आते हैं और 30% जो हैं वो वच्छियाँ आती हैं। ये मैं नॉर्मल सीमन की बात कर रहा हूँ, सेक्स सीमन की बात नहीं कर रहा। सेक्स सीमन में अल्हम्दुलिल्लाह 85 से 90% तक बड़े आराम से बछड़ियाँ आ जाती हैं। नॉर्मल सीमन के इस्तेमाल में ज़्यादातर फार्मर्स की राय है कि ये गोरा हमारे साथ 2 नंबरी करता है। 2 नंबरी क्या है कि वो सीमन सेक्सिंग के दौरान जो फीमेल वाले स्पर्म हैं उनको अलहदा बंद करके हमारे पास भेज देते हैं और जो मेल वाले स्पर्म हैं वो अलहदा बंद करके हमें भेज देते हैं। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोगों का एक दिमाग में एक बात बैठ गई है जो हम कोशिश कर रहे हैं बार बार कि इसको निकाला जाए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है जी। आज आपको बताएंगे, अगर आप नॉर्मल सीमन से आप ज़्यादा बछड़ियाँ लेना चाहते हैं तो आप किस तरह नॉर्मल सीमन से ज़्यादा बछड़ियाँ ले सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपके फार्म पे बछड़ियों की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो। तो एक रिसर्च आर्टिकल है, 2006 में ये पब्लिश हुआ। जिस साइंटिस्ट ने इस पे काम किया उसका नाम था रॉश। तो उसका एक रिसर्च आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि वच्छियाँ और वच्छे फार्म पर कितने होते हैं, ज़्यादा वच्छियाँ कहाँ होती हैं, ज़्यादा वच्छे कैसे होते हैं, और अगर सीमन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ख़ास कोई सीमन भी अवेलेबल है जिसकी बछड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, क्या इसमें कोई वच्छे का रोल भी है। इस सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम आज के सेशन में आपसे कंक्लूड करेंगे। इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कुछ साल सवा साल पुरानी बात है। तो इस साल हमारे साथ माशाल्लाह को 30-35 हज़ार बंदे हमारी फैमिली में, हमारी यूट्यूब फैमिली में मज़ीद ऐड हुए, तो उनके लिए दोबारा से मैं ये सेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो फार्म पे रेशो है मेल टू फीमेल वो 45 से 55% होनी चाहिए। अगर इतनी है तो ये नॉर्मल है। 45% मेल आ जाएं या 45% फीमेल्स आ जाएं तो समझिए कि आप नॉर्मल चल रहे हैं। अगर आपके फार्म पे बछड़ियों की पैदावार 55 से ऊपर आ जाए, 60 आ जाए, 65 आ जाए, 70 आ जाए तो आप लकी हैं, आप पे खुदा का फजल है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है, बाज़ औक़ात क्या, ज़्यादातर फार्मर्स के जो हैं बछड़े ज़्यादा आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो है ये फिगर 45 से 55% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फार्म पे याद रखिएगा वो गायें जो बच्चे देती हैं वो अगले सुओं में भी ज़्यादातर बच्चे ही देती हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमारे फार्म पे कई सारी गायें ऐसी थी जो हर साल बच्चे ही देती थी, हर साल। मैं आपको टैग बता सकता हूँ, 132 नंबर टैग था, 140 नंबर टैग था, और भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे गिन सकता हूँ जो हर साल बच्चे ही देते थे। हमें पहले ही पता होता था कि इसने बच्चा देना। तो साइंटिफिकली साइंस कहती है कि वो गायें जो बछड़े पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उनके ज़्यादा चांस अगले सूए में भी बच्चे पैदा करने की होते हैं। इसलिए बेहतर है अगर आपकी कोई गाय ऐसी है जो बच्चा दे रही है, अगले सूए में उसको आप सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट करें ताकि आपको उससे बच्ची मिले। इस सूए में जो गाय बच्ची दे रही है, अगले सूए में उसके ज़्यादा चांस है कि इंशाल्लाह वो बच्ची ही देगी। ये ज़्यादा चांसेस की बात कर रहा हूँ, ये 100% नहीं है। ऐसे नहीं है कि जिसने इस सूए में बच्चा दिया अगले सूए में 100% बच्चा ही देगी। ये चांसेस होते हैं कि ज़्यादा चांस ये है कि वो बच्चा देगी। ठीक है जी। तो चांसेस की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे एक प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि अगर गाय को प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है उसकी 280 दिन से ऊपर हो जाए तो ज़्यादातर बच्चा ही पैदा होता है। अगर गाय 280 दिन से पहला बच्चा दे दे तो ज़्यादातर बच्ची पैदा होती है। ये मैंने इसको बहुत दफ़ा टेस्ट किया।
یہ ہمارے پاس چونکہ ریکارڈ ہوتا ہے، اس انسیمینیشن کی ہوتی ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گائیاں جو 270 سے 280 دن کے اندر بچہ دیتی ہیں وہ زیادہ تر بچیاں دیتی ہیں، اور وہ جانور جو 280 دن پلس پہ بچہ دیتے ہیں وہ زیادہ تر 70% کیسز میں جو ہیں وہ میلز ہوتے ہیں یا بچڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی خود کی ریسرچ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو گائیاں دن اوپر لے جائیں پھر وہ بچہ دیتی ہیں۔ اس کو پھر میں نے ٹیسٹ کیا اور اس کو میں نے 70% تک اس مفروضے کو میں نے درست پایا۔ اب آج کی ویڈیو میں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک مفروضہ ہے جس کا نام ہے ٹریورڈز-ویلارڈ ہائپوتھیسس۔ یہ کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کون سا جانور میل دے گا اور آپ کا کون سا جانور آپ کو بچڑی دے گا، یہ اس چیز کو آپ کو بتائے گا۔ ہمارے پاکستان میں اگر آپ اس ہائپوتھیسس کو، اس مفروضے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس وقت خواتین کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ ہے، بیٹوں کی پیدائش وہ کم ہے۔ اگر آپ ہر گھر میں دیکھیں تو زیادہ آپ کو بیٹیاں ہی نظر آتی ہیں، بیٹے آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ خاتون، جس عورت کو کنسیپشن کے ٹائم پہ اس کے بلڈ میں ایچ بی اگر 11 سے کم ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بلڈ کا ایک پیرامیٹر ہے جس کو ایچ بی کہتے ہیں، جو عمومی طور پہ میلز میں 14-15 کے آس پاس ہوتی ہے، خواتین کی 9-10-11 پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اگر خواتین کی ایچ بی کنسیپشن کے ٹائم پہ 11 سے پلس ہے تو آنے والا بچہ اس کے 50-50 چانس ہیں کہ وہ یا تو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ لیکن اگر کنسیپشن کے ٹائم پہ خاتون کی ایچ بی جو ہے وہ 11 سے کم ہے تو 70% چانس جو ہیں وہ بیٹی کے پیدا ہونے کے ہیں۔ یہ ریسرچ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہاں پہ خواتین جو ہیں، چونکہ ایک ہمارے سوشل میڈیا نے تباہی نکال دی ہے، ڈائٹنگ کا شوق چڑھا رہتا ہے اور کمزور ہیں اور خوراک پوری نہیں ہے۔ ہماری پاکستان میں نے اپنی زندگی میں 2 خواتین دیکھی ہیں جن کی ایچ بی 11 سے اوپر ہے۔ آج تک میں نے جتنی بھی خواتین کی رپورٹس دیکھی ہیں سب کی ایچ بی 9، 9.5، 10 ادھر ہی پھر رہی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بیٹیاں ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ بیٹوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح ٹریورڈز-ویلارڈ ہائپوتھیسس کیا ہے؟ یہ ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جو 2006 میں پبلش ہوا، ہزاروں گائیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، میں پھر بتا رہا ہوں سینکڑوں نہیں، ہزاروں گائیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور اس ڈیٹا کے اندر یہ دیکھا گیا کہ وہ گائے جس کو کنسیپشن کے ٹائم پہ جس کی صحت اچھی ہے، جس کا باڈی کنڈیشن سکور اچھا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہے، وہ آپ کو بچڑے دیتی ہے، اور وہ گائے جس کی کنسیپشن پہ ٹائم پہ BCS کمپیریٹیولی کم ہے وہ آپ کو بچڑیاں جو ہیں آپ کو اس کے حصے میں ملتی ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں جتنا بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جتنا کمرشل سیکٹر ہے، آج کل سارے لوگ تر بریڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ کام بریڈنگ کا شروع ہو جاتا ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یہ 5 مہینے ہیں۔ ان 5 مہینوں میں گائیاں جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ولیتی گائیاں یا کراس کی گائیاں یہ کھانے کی مشینیں ہوتی ہیں، بہت کھاتی ہیں۔ ہم ان دنوں میں جانور کو 40 سے 45 کلو سائلیج، 12 13 کلو ونڈا، 3 4 کلو توڑی اور سپلیمنٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جانور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اور دو، ہمیں اور دو، ہمیں اور دو، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اور دوسرا، اس موسم میں جو چارہ جات پائے جاتے ہیں جس میں برسیم ہے، لوسر ہے، رائی گراس ہے، پروٹین گراس ہے، تو یہ سارے چارہ جات جو ہیں ان کی پروٹین بہت اچھی ہے۔ تو جب آپ اس موسم میں، ایک تو جانور کی خوراک کی انٹیک بہتر ہو جاتی ہے، دوسرا خوراک کی غذائی ویلیو بہتر ہو جاتی ہے، تو جانور نہ صرف دودھ سے بڑھتے ہیں بلکہ صحت بھی اپنی بڑھا جاتے ہیں۔ اکثر اوقات دیکھیے گا کہ جو گرمی کے موسم میں جو جانور کی صحت ہوتی ہے وہ سردیوں میں صحت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جانور اپنی صحت کو بہتر کر لیتا ہے۔ جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ رج میں تازے راضی ڈنگر لگ آنے میں، تو آپ کو بہت زیادہ صحت مند قسم کے راضی جانور نظر آئیں گے۔ وہی ہمارا ٹائم ہوتا ہے بریڈنگ کا، آج کل سارے بریڈنگ کر رہے ہیں، تو جانوروں کا جو باڈی کنڈیشن سکور ہے، جو BCS ہے، وہ قدرتی طور پہ ان دنوں میں، آج کل کے دنوں میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے چونکہ بریڈنگ ہماری 80% ان دنوں میں ہو رہی ہوتی ہے، تو بعد میں جب بچے آتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے میلز ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے فیڈنگ آپ کریں پریسیجن فیڈنگ، اگر آپ جانور کی فیڈنگ کنٹرول کریں
प्रोडक्शन के हिसाब से उसको मैनेज करें और जानवर को मोटापे से बचाएं, ओबेसिटी पे ना जाने दें, एक मुनासिब BCS उसका मेंटेन रखें। तो फिर आप देखिएगा कि आपके फार्म पे जो जानवर हैं इंशाल्लाह उसमें जो रेशो है मेल फीमेल की आपकी बराबर हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर, अगर जानवर का कंसेप्शन के टाइम पे BCS ज़्यादा है, BCS से मुराद सेहत ज़्यादा है, तो वो आपको बच्चा देने के चांस उसके ज़्यादा होंगे। अगर जानवर का कंसेप्शन के टाइम पे BCS या सेहत कंपैरेटिवली मुनासिब है, मैं कमज़ोर नहीं कह रहा, फिर सोच रहे इस बात को याद रखिएगा, मैं कमज़ोर की बात नहीं कर रहा। ये ना हो कि कल को आप जानवरों को रोज़े रखवाने शुरू कर दें और उनको कमज़ोर कर लें, बाद में पता लगे जनाब वो ना गब्बर होने से भी जाती रही, दूध से भी जाती रही। मैं कह रहा हूँ स्मार्ट गाय होनी चाहिए, स्मार्ट। तो वो गाय जो है आपको जब उसको आप टीका रखवाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फीमेल की जो रेशो है उसमें बेहतर मिलेगी। और ये जो प्रॉब्लम आपको आता है कि बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप भी इस रिसर्च आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाएं, जाके लिखे ट्रेवर्स-विलार्ड हाइपोथेसिस, आपके सामने रिसर्च आर्टिकल आ जाएगा, आप इसको तसल्ली से पढ़ें। और ये हज़ारों गायों का डाटा है जो आप इसके ऊपर जो भी मैंने कंक्लूजन जो था, जो नतीजा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब एंड पे आता है कि क्या कोई ऐसा सीमन है, क्या कोई बुल का भी रोल है कि आपका जानवर जो है वो ज़्यादा बछड़ियाँ दे, कोई ख़ास बच्चा हो जिसके सीमन के इस्तेमाल से बच्चियाँ आ जाती हों, क्या कोई ऐसा बच्चा अवेलेबल है? इसके ऊपर लिटरेचर में मैंने स्टडी किया, मुझे लिटरेचर में, साइंटिफिक लिटरेचर में ऐसा सच कोई डाटा नहीं मिला, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको अपना खुद का तजर्बा आपको बता देता हूँ। मैंने ये देखा है कि कई बुल ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चे ज़्यादा आते हैं, कुछ बुल ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चियाँ ज़्यादा आती हैं। मिसाल के तौर पर एक बुल था हमारे पास, आर्मी का रिनाला खोर से लेकर आए थे, 2012-13 की बात है, सावन उसका नाम था। तो उसके जब बच्चे आए तो 17 जो प्रेगनेंसीज में से मुझे 14 बच्चे मिले और 3 बच्चियां मिली। मतलब उस बुल का जो मेल परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था। इसी तरह किसी ज़माने में एक CRI का गाजी ब्रदर का एक बुल हुआ करता था जूनियर, तो उसकी जो फीमेल परसेंटेज थी वो ज़्यादा थी, उसमें ज़्यादा जो थी आपको बच्चियाँ ही आपको मिलती थी। तो ये मैंने अपने ज़ाती तजर्बे से आपको बताया कि कुछ बुल ऐसे होते हैं जिनके बच्चे ज़्यादा आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है, कि वो क्या रोल है, किस चीज़ की वजह से है, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च आर्टिकल अवेलेबल नहीं है। ये प्योरली मैंने अपने आप को तजर्बे की रोशनी में जो है ये चीज़ें आपको ज़ाहिर की हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल जो है बुल चेंज कर लेते हैं। जैसे पिछले साल हमने अपने फार्म पे एनवे का सीमन इस्तेमाल किया, वेबर का सीमन इस्तेमाल किया। अब ये दोनों बुल इस साल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस साल हम अपने फार्म्स पे रैप्सोडी इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉको इस्तेमाल कर रहे हैं, गलीलियो इस्तेमाल कर रहे हैं, वेगा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ बुल हैं जो इस साल हम अपने फार्म्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर साल हम हमारे फार्म पे जो है ना हम बुल्स चेंज कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो अगर कोई बुल ऐसा है जिससे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो एक तो वो चेंज हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जितना आप बुल को चेंज करोगे उतना आपके फार्म पे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ज़्यादा होगी, उतना आपके जानवर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अच्छे दूध वाले बनेंगे। बाकी सिलेक्शन जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी आपकी गाय बन जाएगी। तो ये कुछ सिनेरियो था कि अगर आप तंग हैं तो फीडिंग पे काम करें, जानवर को मोटा होने से बचाएं, ओबेसिटी से रोकें। उनका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो एक स्मार्ट गाय आपने बनानी है, ना कि एक मोटी गाय बनानी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके फार्म पे जो है इंशाल्लाह जो फीमेल की परसेंटेज है वो बेहतर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।